नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पर। और मैं ऋतु मैम आज आपको करवाने जा रही हूँ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो KPS है, NPS है, DSSB है या आपका हरियाणा का स्प्रिंग का एग्जाम लगा लो, हम उन सब के लिए जो हमारा मेन जो कंप्यूटर का जो पार्ट आता है, हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया। सबसे पहले एक वीडियो हमारी बन चुकी है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, उसी से मैं कंटिन्यू करते हैं। हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं। पहले हम सारा सब्जेक्टिव करेंगे, जो भी मेंस आपके टॉपिक बनते हैं, उसके बाद हम क्या जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पे जाएंगे कि जहाँ भी आपके MCQ के या वन लाइन क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम एट द एंड हर एक चैप्टर के लिए आपके 100 से लेके 50 या 100 या 120 150 जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, एट द एंड हम क्या करेंगे, हमारा मेन टॉपिक कवर होने के बाद हमारे MCQ या हमारे वन लाइनर को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। मेन हमारा यही होता है, हम सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, हमने पढ़ा भी है, हमारी मास्टर डिग्री की है तो वहाँ पे ऑलरेडी हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। हमारे लिए मेन क्या है कि हमें ये पता करना कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकता है। तो हम पहले एक बार हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ताकि आपका एक बार क्विक रिवीजन हो जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या कंसेप्ट आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, आपको उनके बारे में पता हो जो आपको पढ़ने हैं डीप में। उसके बाद हम उनके क्या करेंगे, MCQs को वन लाइनर को डिस्कस करते चलेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम करेंगे CPU शेड्यूलिंग। कल हमने क्या किया था, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके फंक्शंस किए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप की थी, कौन कौन सी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी थ्रेडिंग है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है, ये सारी चीजें हमने की थी। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे आपकी CPU शेड्यूलिंग के बारे में। अब CPU शेड्यूलिंग क्या होती है, आप सोच के देखो एक बार कि CPU को शेड्यूल करना, हमारा मतलब शेड्यूल आ गया, ये किस तरीके से कोई एग्जाम आपको कंडक्ट होगा, मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, किस डेट को है, क्या रहेगा, वो सब चीजें आपकी लिखी होती है, वो शेड्यूल होता है। तो कहते किसी एग्जाम का शेड्यूल आ गया। ऐसे CPU शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसेस किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगी, कौन सी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, वो सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, CPU शेड्यूलिंग बोलते हैं। ठीक है, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती है, पहली बात तो ये है। और उसके बाद उनमें से जो भी प्रोसेस एक आपकी रन होने के लिए आपकी जो रेडी क्यू में है, उन प्रोसेस में से किसको पहले उठाया जाएगा, किसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो सब शेड्यूल किसमें किया जाता है, CPU शेड्यूलिंग के अंदर। हम सब स्टार्ट कर रहे हैं, क्या करें, CPU शेड्यूलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले CPU शेड्यूलिंग के अंदर आप क्या कहते हैं कि जब आपकी मल्टीपल प्रोसेसेस क्या होते हैं एक साथ रेडी क्यू में होती है, तो उन प्रोसेसेस को किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, CPU शेड्यूलिंग कहा जाएगा। या CPU शेड्यूलिंग का एक नाम और दिया जा सकता है, जिसको आप क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोलते हैं। CPU शेड्यूलिंग को क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोलते हैं CPU शेड्यूलिंग को, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। तो CPU शेड्यूलिंग के लिए ये तो आपका एक नाम हो सकता है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग क्या है, CPU शेड्यूलिंग है। उसके अंदर क्या डेफिनेशन आप लिख सकते हो, When the CPU becomes ideal, कि आपका क्या होता है कि जब आपका कंप्यूटर आइडियल है, मतलब जब उसके पास कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको प्रोसेस को असाइन करता है। अब वो असाइन किस तरीके से होगी, वो हमारे शेड्यूलिंग कहलाएगी। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सेलेक्ट वन ऑफ द प्रोसेसेस, तो जितनी भी प्रोसेसेस क्यू में है उनमें से वन ऑफ द प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करता है। कौन सेलेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सेलेक्ट करता है वन ऑफ द प्रोसेसेस, वन ऑफ द प्रोसेसेस, जितनी प्रोसेसेस गिवन है उनमें से वन ऑफ द प्रोसेस को सिलेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट वन ऑफ द प्रोसेसेस एंड इन द रेडी क्यू, जो भी रेडी क्यू में, इन द रेडी क्यू, रेडी क्यू। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट वन ऑफ द प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू। की रेडी क्यू में तो काफी सारी प्रोसेस होती है, मैं भी रेडी हूं, मैं भी रेडी हूं। अब आप उनमें से किसको सिलेक्ट करोगे, CPU पे कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है वो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करेगा वन ऑफ द प्रोसेसेस को इन द रेडी क्यू में, और वो असाइन कर देगा CPU को, और CPU उस प्रोसेस को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो कह रहे हैं दिस सिलेक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट, दिस सिलेक्शन प्रोसेस कि जो प्रोसेस की कौन सी प्रोसेस को आपको चूज करना, किसको आपको ऑपरेट करना है। तो दिस सिलेक्शन प्रोसेस इज
कैरिड आउट बाय सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। हमने क्या कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करता है क्या, वन ऑफ द प्रोसेसेस को, जो प्रोसेसेस क्या होती है, रेडी क्यू में होती है। अब भाई रेडी क्यू क्या होती है, रेडी क्यू का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस, एक लाइन जहां पर जो प्रोसेसेस भी आपकी क्या है, असाइन होने के लिए कंप्लीट है, रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, और एक क्यू के अंदर है कि हाँ भाई मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, मैं क्यू में हूँ, अब मेरा नंबर आएगा तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो रेडी क्यू में से ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ द प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और उसको असाइन कर देता है। तो दिस सिलेक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट, कि वो सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द सीपीयू शेड्यूलिंग। इसको बोलते हैं हम सीपीयू शेड्यूलिंग, कि शेड्यूल कैसे किया जाएगा प्रोसेस को, ठीक है। एग्जीक्यूट जो हो रहा है तो किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, किसको बाद में किया जाएगा, इसको हम शेड्यूलिंग बोलते हैं। तो सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर आपके क्या काफी सारी आ जाती है, जैसे एक तो नॉर्मली आप जो सबसे बेसिक है, जो सबसे पहले हम यूज करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, भाई पहले आओ पहले पाओ। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, वहां पर आपको क्या है कि आपकी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, वो पहले आई है तो उसको पहले टाइम मिलेगा, चाहे उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1 घंटा लग जाए, और दूसरी प्रोसेस आ रही है उसको एग्जीक्यूट होने में सिर्फ 5 मिनट लगनी है। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे है, तो भाई जो पहले आ रहा है चाहे उसको 1 घंटा लगना है काम को कंप्लीट होने में, पहले उसी का किया जाएगा, और दूसरे जिसको सिर्फ 5 मिनट का काम है फिर भी उसको 1 आवर 1 घंटे के लिए वहां पे वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी ड्रॉबैक ये हो जाती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, कि आपका जो वेटिंग टाइम है, एवरेज वेटिंग टाइम है, वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाता है। कि कोई प्रोसेस स्टार्टिंग में आ रही है उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको उतने टाइम कंप्लीट होने के बाद दूसरी प्रोसेस जिसको बहुत कम समय लग रहा था फिर भी उसको उतना टाइम वेट करना पड़ा अपनी टर्न के लिए, जिसका काम सिर्फ 5 मिनट का था, उस 5 मिनट के काम के लिए उसको 1 घंटा तो वहां पे क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की क्या हो जाती है, सबसे पहले सबसे बड़ी ड्रॉबैक हो जाती है हमारे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा है सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है, तो इसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग भी कहते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रेडी क्यू में से प्रोसेसेस को चूज करता है, उनको असाइन कर देता है, और ये सिलेक्शन का प्रोसेस कि कौन से प्रोसेस को चूज करना है वो हमारा क्या कहलाता है कि सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाता है भाई हमारा, ठीक है। अभी कह रहा है कि जो आप कर रहे हो कि सीपीयू शेड्यूलिंग डिसीजन कैन टेक प्लेस, अभी सीपीयू की शेड्यूलिंग का जो डिसीजन है किस हिसाब से, किस अकॉर्डिंग वो किस प्रोसेस को चूज करेगा, वो कैसे होता है कि सीपीयू शेड्यूलिंग जो आपका क्या है सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कैसे होता है कि कोई प्रोसेस क्या है आपकी वेटिंग से अब किस में चली गई है, रेडी क्यू में चली गई, उसको इनपुट आउटपुट किसी का वेट था कि मेरे को ये मिलेगा ना उसके बाद में जाऊंगा, तो वो किसी चीज के लिए वेट कर रही थी असाइन होने के लिए, वो किसी इनपुट डिवाइस के लिए फ्री होने की या किसी आउटपुट डिवाइस के फ्री होने की या फिर किसी भी मेमोरी की वगैरह की वेट कर रही थी। अब वो वेटिंग क्यू से अगर रेडी क्यू में आ गई है तो उसको क्या चली जाती है, सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए क्यू में चली जाती है, और वहां से क्या करता है सीपीयू उसको सिलेक्ट कर लेता है। तो ये क्या कह रहा है कि आपकी व्हेन ए प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट, तब भी हम क्या करते हैं कि कोई प्रोसेस रन कर रही थी अब वो वेट में चली गई है तो भी वो क्या हो जाएगी, क्यू में आ गई है आपकी, या कोई प्रोसेस आपकी क्या रन होते होते बीच में टर्मिनेट हो गई किसी वजह से, प्रिमिटेशन बीच में हम बोलते हैं, जो हम सीपीयू शेड्यूलिंग की डिफरेंट टाइप करेंगे, जहां पर क्या है शॉर्टेज जो फर्स्ट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो सिलेक्शन किस बेस पे किया जाएगा वो कह रहे हैं कि हम कैसे देखेंगे कि किस किस प्रोसेस को चूज करना है हमारा, वो डिसीजन आप किस बेसिस पे लेंगे, कि पहले प्रायोरिटी आपने सेट कर दी है उसके बेस पे आप सिलेक्शन कर रहे हो, या जिसका कम आपका क्या है टाइम है एग्जीक्यूशन का उसके बेस पे सिलेक्शन कर रहे हो, या जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे कर रहे हो। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं सिलेक्शन करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने किस शेड्यूलिंग को हम फॉलो कर रहे हैं, हमने कौन से असाइन किए, किसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वन वन करके डिस्कस करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग में कौन कौन सी आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आती है। हम एल्गोरिथम की बात करें, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, कौन कौन सी एल्गोरिथम्स है। फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओगे पहले मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दूसरी आप कह सकते हो कौन सी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF, ये तो क्या है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व,
उसको पहले मिलेगा, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा, उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। दूसरी है SJF, SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तीसरी है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अब फोर्थ है आपकी प्रायोरिटी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड मेन में लिखा हमने, वैसे तो काफी सारे बुक्स में भी बना देंगे, लेकिन मेन आपकी यही 4 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ। अब भाई सबसे पहले हम बात करें FS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो पहले आएगा उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अब कोई प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, ये प्रोसेस P3 है, इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है, ब्रस्ट टाइम है। अब ये टर्म लिखवाऊंगी मैं आपको कि ब्रस्ट टाइम वगैरह क्या होता है। ब्रस्ट टाइम होता है किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, उसको ब्रस्ट टाइम बोलते हैं। तो अगर किसी प्रोसेस को फर्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में 24 सेकंड्स लग रहे हैं, दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में सिर्फ 3 सेकंड्स लग रहे हैं, थर्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में 6 सेकंड लग रहे हैं। लेकिन अगर हमने ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जो दूसरी प्रोसेस है उसको सिर्फ 3 सेकंड लग रहे हैं, फिर भी लेकिन उसको वेट कितना करना पड़ेगा, 24 सेकंड, कि जब तक पहली प्रोसेस कंप्लीट होगी उसके बाद उसका नंबर आएगा। तो उसका काम तो सिर्फ 3 सेकंड का था, लेकिन उसका वेटिंग टाइम कितना बढ़ गया, 24 हो गया। ऐसे ही ये जो 6 वाली इसको कितना वेट करना पड़ेगा, 24, तो ये वेट करना पड़ेगा, और 3 इसका वेट करना पड़ेगा, इसका वेटिंग टाइम कितना चला गया, 27 सेकंड चला गया। तो यहाँ पर क्या है, ये ड्रॉबैक हो जाता है कि जो आपका एवरेज वेटिंग टाइम है ना, एवरेज जो वेटिंग टाइम होता है आपका किसके अंदर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, वो आपका एक्सीड कर जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सीड कर जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाता है आपका एवरेज वेटिंग टाइम। ये इसकी ड्रॉबैक हो जाएगी। करना क्या है, सबसे नॉर्मल प्रोसेस यही है कि जो पहले आएगा उसको पहले एग्जीक्यूट करना है, जो दूसरे आएगा उसको दूसरा एग्जीक्यूट करना है, जो मतलब नंबर के अकॉर्डिंग है, सीक्वेंस में जो जिस सीक्वेंस में आ रहा है उसको उसी सीक्वेंस में कंप्लीट किया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि अगर किसी का कम समय का टाइम है, अगर 1-2 सेकंड लगने, 2 मिनट लगने, पहले उसको कंप्लीट कर दो, फिर दूसरे जिसको ज्यादा टाइम लगना है उसको आराम से करें, फिर इसको बाद में करें क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपका ये ड्रॉबैक हो जाती है कि एवरेज वेटिंग टाइम एक्सीड कर जाता है। तो लिखने के लिए अगर कहो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या है आपका, वही है विद दिस स्कीम द प्रोसेस विद द रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट इज एलोकेटेड टू द सीपीयू फर्स्ट, कि जो प्रोसेस सीपीयू को फर्स्ट रिक्वेस्ट करेगी उसी को सीपीयू असाइन हो जाएगा, चाहे उसका टाइम कितना भी क्यों ना हो एग्जीक्यूशन का, ठीक है। तो नॉर्मल इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि इसके अंदर क्या है कि जो प्रोसेस आपके सीपीयू को फर्स्ट क्या रिक्वेस्ट करेगी उसी को सबसे पहले असाइन किया जाएगा। ड्रॉबैक में लिखोगे तो क्या लिखोगे, एवरेज वेटिंग टाइम इसमें क्या कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। एग्जांपल देखो तो ऐसे प्रोसेस P1 P2 P3 है, इसका टाइम 24 सेकंड है, इसका 3 सेकंड से इसका 4 सेकंड है, लेकिन प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोसेस P1 के कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा, तब जाके इसको सीपीयू असाइन होगा, फिर इसके कंप्लीट होने के बाद फिर इसको असाइन होगा। ये तो है हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमारी एल्गोरिथम। ठीक है, दूसरा क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। आप ये एल्गोरिथम अगर फॉलो करते हो कि भाई शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिस भी प्रोसेस को कंप्लीट होने में सबसे कम टाइम लग रहा है, सबसे मिनिमम टाइम लग रहा है, सबसे पहले सीपीयू उसी को असाइन कर दिया जाए, उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, कि सबसे पहले वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। जैसे हमारी यहाँ पर क्या थी कि प्रोसेस P1 थी, P2 थी और आपकी प्रोसेस P3, 3 प्रोसेस रेडी क्यों है कि रेडी उस वाली उसमें है, और इनको एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लग रहा है, बस टाइम जो है इसका 24 है, इसका 3 है और इसका 6 है। तो सबसे कम टाइम कौन से प्रोसेस को कंप्लीट होने में लग रहा है, प्रोसेस P2 को। इसका मतलब सबसे पहले कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, प्रोसेस P2। उसके बाद आपका सीपीयू किसको असाइन होगा, प्रोसेस P3 को, और उसके बाद सबसे एंड में प्रोसेस कौन सी आपकी कंप्लीट होगी, P3। तो जो सीक्वेंस होगी ना वो आपकी ये रहेगी, P2 P3 और P1। आपकी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का जो रहेगा वो P2 P3 और
P1 रहेगा हमारा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो सबसे छोटी जॉब है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करनी है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका जो वेटिंग टाइम है वो आपका मिनिमम हो जाता है, कम हो जाता है हमारा। तो ये उससे क्या इंप्रूवमेंट कह सकते हैं कि आपकी इसके अंदर क्या था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में तो जो जिस सीक्वेंस में आ रहा है चाहे कितना टाइम लगे आपको उसी सीक्वेंस में उसको एग्जीक्यूट करना है, सीपीयू उसी सीक्वेंस में असाइन होगा। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जिस प्रोसेस को सबसे कम समय में वो करना है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट जो मिनिमम टाइम है फिर लास्ट में से मैक्सिमम टाइम वाले को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या है भाई, थर्ड वन क्या है हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या है। हम सिर्फ मेन नाम अगर आपके दिमाग में आपके पेपर में ये आता है तो आपके दिमाग को सीधा स्ट्राइक करना चाहिए भी SJF लिखा है इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लिखा है इसका मतलब ये कौन सी एल्गोरिथम कौन से रूल को फॉलो करेगी। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि हर एक प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है। हम कहते हैं ना मेन काम कौन सा है, पहले इंपोर्टेंट काम बताओ पहले वो करेंगे, फिर जो काम चल सकता है जिनका उनको बाद में लास्ट में देखेंगे, टाइम बचा तो उनको बाद में कर लेंगे। तो हम भी क्या करते हैं हमारी प्रायोरिटी पे रखते हैं कुछ चीजें कि हमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें सबसे पहले किसको कंप्लीट करना है, वो हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहलाती है। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रोसेस के साथ क्या कर दी जाती है, प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है। और वो असाइनेशन क्या हो सकता है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ईच प्रोसेस के साथ प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है, प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है। ईच प्रोसेस के साथ प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है और उसके अंदर जो एग्जिट क्या रहेगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर, ईच प्रोसेस असाइन अ प्रायोरिटी और आपका सिलेक्शन बेस्ड प्रायोरिटी के बेस पे होगा। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हायर होगी, हाईएस्ट होगी, मतलब उस प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, और जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी मिनिमम होगी उसको सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन इस एल्गोरिथम की ड्रॉबैक क्या हो जाएगी, अगर कोई प्रोसेस आई स्टार्टिंग में फर्स्ट पे आ गई, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो प्रायोरिटी असाइन की गई वो आपने कहा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाद में कर देना, तो इस केस के अंदर बराबर किया जाता है कि वहां पर क्या प्रोसेस चली जाती है, स्टारवेशन में चली जाती है आपकी। स्टारवेशन क्या होता है कि आप वेट करते रहते हो सीपीयू के असाइन होने का कि मुझे सीपीयू असाइन होगा, लेकिन आपकी प्रायोरिटी मिनिमम है तो इस वजह से आपको सीपीयू असाइन हो ही नहीं पाता, और प्रोसेस आ गई उनकी प्रायोरिटी आपकी प्रोसेस से अगर ज्यादा है तो यहाँ पर जो वेटिंग टाइम है वो क्या है, बढ़ जाता है। यहाँ पर जो आपका वेटिंग टाइम है वो क्या है, बढ़ जाता है आपका। क्यों, क्योंकि आपकी कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जिनकी प्रायोरिटी मिनिमम है तो उनको आपका सीपीयू असाइन ही नहीं हो पाता, तो वो स्टारवेशन में भूखे कि हम वेट करेंगे हमारी बारी आएगी, लेकिन कोई और आ गया ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई दूसरी प्रोसेस आ गई क्यू में वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जिनकी प्रायोरिटी हाई होगी उनको क्या करता जाएगा, सीपीयू असाइन होता चला जाएगा, अब मिनिमम प्रायोरिटी वाले के पास सीपीयू जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी ड्रॉबैक कि यहाँ पर जो प्रोसेसेस क्या है, कुछ प्रोसेसेस आपकी मिनिमम प्रायोरिटी वाली स्टारवेशन में चली जाती हैं कि वहां पर उनको क्या है, स्टारवेशन कह सकते हो, और इनडेफिनेट क्या कह सकते हो कि उनको मिल नहीं रहा, ब्लॉक होके रह गई भी हमारा नंबर कब आएगा, लेकिन प्रायोरिटी आपकी मिनिमम है तो आपका नंबर आ ही नहीं पाता। तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया तो उसको स्टारवेशन वर्ड या फिर आपका इनडेफिनेट ब्लॉकिंग कह सकते हो। तो इस थर्ड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की ड्रॉबैक क्या है, ये होती क्या है कि हर प्रोसेस में प्रायोरिटी होती है कि जो देखी जाती है कि कौन सी प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस प्रोसेस को सीपीयू पहले असाइन होगा। ये प्रायोरिटी असाइन कैसे होगी वो मैंने आपको बता दिया, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से होती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी दोनों तरीके से क्या हो सकती है, प्रायोरिटी असाइन हो सकती है, ठीक है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली प्रायोरिटी असाइन हो सकती है भी हमारी, ठीक है। ये आता है हमारी थर्ड वन। अब हम बात करते हैं लास्ट, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन में क्या रहेगा भाई, आपका टाइम शेयरिंग हो जाता है। राउंड रॉबिन में क्या होता है, टाइम शेयरिंग हो जाता है कि आपकी हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम के लिए एक सीपीयू असाइन होता है, उस टाइम पीरियड में, उस टाइम क्वांटम में जितना भी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाए ठीक है, अदरवाइज वो वापस क्या कर देते प्रोसेस
दूसरी प्रोसेस पे चले जाती है, फिर दूसरी प्रोसेस भी उतने ही टाइम पीरियड के लिए उस सीपीयू पे असाइन रहती है, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है, अगर वो कंप्लीट हो गई उस विद इन टाइम तो ठीक है, अदरवाइज सीपीयू फिर उससे नेक्स्ट प्रोसेस पे चला जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि सीपीयू हर एक प्रोसेस पे जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। इसको हम क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग कह सकते हैं। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग क्या होता है, टाइम शेयरिंग होती है। क्यों, ये किस चीज से बचने के लिए की जा रही है, ताकि जो कोई प्रोसेस आपकी जैसे स्टारवेशन में ब्लॉकिंग में चली गई है कि जिनका नंबर ही नहीं आ पा रहा है क्योंकि प्रायोरिटी मिनिमम थी, तो आप उनको सीपीयू असाइन ही नहीं हो पा रहा, तो उस चीज से निकलने के लिए क्या किया गया, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। उस टाइम में हो गई तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी प्रोसेस पे जाएगा, उसको कितना टाइम मिलेगा, इस तरीके से वो सीपीयू क्या हर प्रोसेस पे मूव करता चला जाएगा। तो इस तरीके से ना तो आपका सीपीयू आइडल रहेगा कि वो खाली बैठा है कि उसके पास कोई प्रोसेस ही कोई काम ही नहीं करने के लिए, और वो हर एक प्रोसेस को उस विद इन टाइम के अंदर क्या करेगा, कंप्लीट या एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर मूव कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। मेन पॉइंट्स को देख लो। राउंड रोबिन में क्या है कि फॉर द टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए, किसके लिए होता है, फॉर राउंड रोबिन शेड्यूलिंग होती है फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। टाइम शेयरिंग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए यूज करते हैं राउंड रोबिन शेड्यूलिंग का, जहां पर आपका एक टाइम क्वांटम के लिए, पर्टिकुलर टाइम यूनिट के लिए क्या होता है, आपका सीपीयू असाइन किया जाता है। तो उसको तो क्या हो जाएगा, फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए फर्स्ट थिंग, एंड इसके इट इज सिमिलर टू द फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग की तरह ही है। इसमें भी सीक्वेंस में फॉलो करेगा, पहले प्रोसेस 1 को, फिर प्रोसेस 2 को, फिर प्रोसेस 3 को, फिर प्रोसेस 4 को करेगा, ये भी सीक्वेंस में। देखिए किसकी तरह है, सेम एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बस इसमें क्या है, प्रिमिटिव है ये, PR। ये वर्ड आपको काफी बार ऑपरेटिंग सिस्टम वाले उसमें या कंप्यूटर सिस्टम वाले उसमें मिलेगा। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। इसका मतलब क्या है भाई, कि आपकी प्रोसेस आ तो रही है इसी के अंदर, ठीक है, लेकिन उसको रोका जा सके, जिसको बीच में रोका टोका जा सके, ठीक है। एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन वो अगर 10 सेकंड के लिए सीपीयू साइन हुआ तो 10 सेकंड में जितने वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई 10 सेकंड के बाद उस प्रोसेस को बीच में टोक दिया गया, भाई अभी आप रुको दूसरे की टर्न है, तो 10 सेकंड के लिए फिर सीपीयू आपका दूसरी प्रोसेस में चला गया। फिर 10 सेकंड तक दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद सीपीयू ने फिर इंटरप्ट किया और प्रोसेस तीसरी पे चला गया। इस प्रकार क्या होता है कि आपका हर एक प्रोसेस के बीच में आप क्या करते हो, उसको प्रिमिटिव कर देते हो, रोक टोक करते रहते हो, ताकि हर एक को सीपीयू असाइन हो सके, ठीक है। तो राउंड रोबिन क्या है, सेम एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, कि सीक्वेंस में ही सब प्रोसेस को फॉलो करता है। बस ये क्या है, ये प्रिमिटिव है, इसमें बीच में प्रोसेस को आपको रोक दिया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू असाइन हो जाता है। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ऐसा नहीं है, अगर 24 सेकंड के लिए वो असाइन हुआ तो 24 से 24 सेकंड कंप्लीट करने के बाद ही, मतलब फर्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही प्रोसेस 2 पे जाएगा, तब तक नहीं रुकेगा, तब तक दूसरी प्रोसेस को असाइन नहीं होगा जब तक आपकी पहले वाली प्रोसेस कंप्लीट ना होगी हो। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो क्या होती है, नॉन प्रिमिटिव होती है, नॉन प्रिमिटिव होती है, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होती है, नॉन प्रिमिटिव, कि मतलब इसमें अगर सीपीयू असाइन हो गया तो जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तब तक सीपीयू किसी और प्रोसेस को असाइन नहीं होगा। राउंड रोबिन क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसी है, टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए यूज की जाती है, लेकिन ये क्या है, प्रिमिटिव है। इसमें बीच में क्या है, प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दूसरी प्रोसेस पे सीपीयू असाइन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, एक स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम कॉल्ड और टाइम क्वांटम, एक स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम, जिसको क्या नाम दे दिया जाता है, टाइम क्वांटम। और आपका टाइम स्लाइस इस डिफाइंड कर दिया जाता है कि पहले क्या है, एक टाइम क्वांटम या एक टाइम स्लाइस डिफाइन कर दिया जाता है, जो मैंने आपको बोला 2 सेकंड हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, मिली सेकंड उसमें हो सकता है, या जितना भी टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दिया जाता है जिसके लिए प्रोसेस के ऊपर सीपीयू असाइन होगा। ये कह रहे हैं कि द सीपीयू शेड्यूलर गोज अराउंड द रेडी क्यू, एलोकेट द सीपीयू टू ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस को सीपीयू को असाइन करेगा, एंड फॉर ए टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल जो आपका डिफाइन है, ठीक है, असाइन है टू अ पर्टिकुलर वन टाइम क्वांटम, एक टाइम स्लाइस के लिए आपका क्या रहेगा, सीपीयू असाइन होगा क्या, उस प्रोसेस को, एंड आफ्टर दैट टाइम विल गो ऑफ, वहां से गो ऑफ होगा और अनदर प्रोसेस पे मूव कर जाएगा, एंड आफ्टर दैट टाइम पीरियड वो क्या हो जाएगा, गो ऑफ एंड विल कॉज एन इंटरप्ट, उस प्रोसेस को रोक देगा, इंटरप्ट कर देगा, एंड प्रोसेस विल पुट एट दी टेल,
जिस प्रोसेस को रोका वो अब कहाँ चली जाएगी, पीछे जाके उस रेडी क्यू के एंड में जाके ऐड हो जाएगी। भी अब आपकी बारी बाद में आएगी, अब जितनी इससे आगे हैं उनका नंबर है। जैसे अब यहाँ पे P1 है, फिर P2 है, फिर P3 है, फिर P4 है। अब आपका 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड तक P1 को किया, कंप्लीट होगी तो ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट हुई तो P1 जाके वापस कहाँ पे ऐड हो जाएगी, टेल पे, P1 एंड में जाके हो जाएगी। और अब आपका CPU कहाँ पे आ जाएगा, P2 पे। इसको एग्जीक्यूट करेगा 10 सेकंड तक, 10 सेकंड में कंप्लीट होगी तो ठीक है, उसको टर्मिनेट कर देगा। कंप्लीट नहीं हुई तो ये भी जाके कहाँ पे ऐड हो जाएगी, आपकी टेल पे, पीछे। फिर इस तरीके से क्या होता है, मूवमेंट होती रहती है। फिर ये सब का नंबर आने का, 4 का नंबर आने का वापस कहाँ आ जाएगा, प्रोसेस P1 पे, फिर P2 पे, फिर P3 पे, फिर P4 पे। कितना, उसी टाइम स्लाइस के लिए जो डिफाइन किया गया है उसमें कंप्लीट होते हैं तो प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट होती चली जाएगी। अदरवाइज वो प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका सीपीयू क्या है, उसी टाइम क्वांटम में मूव करता रहेगा प्रोसेसेस के बीच में। तो इसको बोलते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। किसके लिए यूज करते हैं, वो टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। भाई ये हमारी 4 तो क्या थी, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थी कि प्रोसेसेस किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, वो कौन डिसाइड करता है, किस एल्गोरिथम को हम फॉलो करते हैं। तो वो 4 तो हमारी ये थी। अब जो काफी सारी चीजें जो बीच में यूज हो रही थी ना, जैसे थ्रोपुट क्या है आपका, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, ब्रस्ट टाइम क्या होता है, कि डेफिनेशंस आ जाती हैं। कई बार आपको डेफिनेशन दे देंगे, पूछ देंगे ये क्या है, या फिर आपसे पूछ लो सीधा ऊपर आ गया कि आपको ये बताना है कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको 4-5 जो आपके टाइम आते हैं, जो आपकी टर्म्स यूज होती हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। वो लिख लो, आप लिखना चाहो लिख लो, समझना चाहो समझ लो। अब क्लियर होना चाहिए कि ये वर्ड यूज हुआ है तो भाई इस वर्ड का मतलब क्या है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर जो जो टर्म्स, जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट क्या है भाई आपका, थ्रोपुट किसको बोलते हैं, थ्रोपुट किसे बोलते हैं, ठीक है। थ्रोपुट टाइम हो जाता है, थ्रोपुट बोल देते हैं। थ्रोपुट क्या है, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर कंप्लीटेड इन अ यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं थ्रोपुट। हम कहते हैं सीपीयू का थ्रोपुट क्या है, कि वो कितने यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोपुट बोलते हैं। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस that are completed in per unit time is called थ्रोपुट। डेफिनेशन आ जाएगी, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर एग्जीक्यूटेड इन पर यूनिट टाइम, उसको क्या कहेंगे, थ्रोपुट कहेंगे, ब्रस्ट टाइम कहेंगे, टर्न अराउंड टाइम कहेंगे, आपका वेटिंग टाइम कहेंगे, एग्जीक्यूशन टाइम कहेंगे। तो क्या कहेंगे, तो आपको ये लिखना है, थ्रोपुट का मतलब है नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितनी प्रोसेसेस एक टाइम पीरियड के अंदर, पर यूनिट टाइम के अंदर, पर यूनिट टाइम के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितनी प्रोसेसेस दैट आर कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हो रही है, दैट आर कंप्लीटेड इज कॉल्ड थ्रोपुट। ये डेफिनेशन हो जाएगी, याद करना है फटाफट। आपको वर्ड कहीं पे भी आ गया थ्रोपुट तो उसका मतलब आपको क्या समझना है कि एक यूनिट टाइम में कितनी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, ये है थ्रोपुट। उसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम। वर्ड टर्न अराउंड टाइम, ठीक है भाई। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन से। टर्न अराउंड क्या है कि कोई प्रोसेस आपने सबमिट कर दी कि अब इसको मेरे को एग्जीक्यूट कराना है, तो कह रहे द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन of a process to the time of completion, to the time of completion. The interval from the time of submission of a process to the time of completion is the turnaround time, is the turn around
टाइम। ठीक है, कि आपने जब कोई प्रोसेस को क्या किया, एग्जीक्यूट करने के लिए सबमिट किया है, लो भाई मेरे को ये प्रोसेस ये काम मेरे को करना है, तो द इंटरवल जो होगा वो टाइम पीरियड, इंटरवल मतलब वो टाइम पीरियड फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस, एक प्रोसेस आपने सबमिट की किसके अंदर, सीपीयू एल्गोरिथम के अंदर आपको एग्जीक्यूट करनी है, टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन, और जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट हुई, चाहे वो रेडी क्यू के अंदर गई हो, चाहे वो आपकी वेटिंग में रही हो, या वो एग्जीक्यूट हुई, तो वो टाइम पीरियड आपका क्या कहता है, टर्न अराउंड टाइम, टोटल टाइम आपको कितना लगा, जब वो प्रोसेस आई स्टार्टिंग में आपके एंटर किया उसने, उसके बाद उसने कितनी देर उसको वेट करना पड़ा, कितनी देर उसको रेडी क्यू में रहना पड़ा, कितना देर उसको एग्जीक्यूट होने में लगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, आपका टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा, दैट इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ द सबमिशन, कि एक प्रोसेस को सबमिट करना, एग्जीक्यूट करने के लिए, टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन, और उस प्रोसेस के कंप्लीट होने तक जितना टाइम लगा, इज द टर्न अराउंड टाइम, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। इसको ध्यान से समझ लो, यहाँ पर तो क्या था, यूनिट टाइम में कितनी प्रोसेसेस कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस थी, वो तो था थ्रूपुट, टाइम टर्न अराउंड टाइम है, सिंगल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोसेस को सबमिट करने से लेके कंप्लीट होने तक जितना टाइम लग रहा है, दैट इज टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा भाई हमारा। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा, वेटिंग टाइम प्लस में वेटिंग इन द रेडी क्यू, एग्जीक्यूशन टाइम एंड आपका डूइंग इनपुट आउटपुट, वो सारा इसके अंदर आपका ऐड ऑन हो जाता है, कि आपको कितना वेट करना पड़ा रेडी क्यू के अंदर, आपकी जो प्रोसेस सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपकी जो प्रोसेस आपकी ऐड हुई, तो उसमें सबसे पहले आपको वेटिंग में कितना, फिर रेडी क्यू में कितना टाइम, फिर एग्जीक्यूशन में कितना टाइम, फिर आपको इनपुट आउटपुट असाइन होने में या आपका आउटपुट शो होने में कितना टाइम लगा, वो सारा उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में जितने भी आपके स्टेप उसने फॉलो किए सबमिशन से लेके कंप्लीशन तक, वो सबका टोटल क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा वही हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे वेटिंग वाला भी टाइम आएगा, एग्जीक्यूशन का टाइम भी आएगा, और इनपुट आउटपुट को साइन होने वाला वो टाइम भी आपका आएगा, क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, अब उसकी उसको इनपुट डिवाइस या उसको आउटपुट डिवाइस जो असाइन होगा उसके ऊपर आपका कंप्लीट होने के बाद उसको कितना टाइम लगेगा, सबका सम अप है आपका टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद है वेटिंग टाइम, किसको बोलते हैं, थ्रूपुट लिख लिया, टर्न अराउंड, ये टर्म्स हैं तो ये कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो क्लियर करके चलो कि टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है, एक सिंगल प्रोसेस के सबमिशन से लेके कंप्लीशन तक का टाइम टर्न अराउंड टाइम। थ्रूपुट का मतलब है एक सीपीयू यूनिट टाइम में कितनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देता है, वो थ्रूपुट है। थर्ड है आपका वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम वेटिंग टाइम, ठीक है, वेटिंग टाइम क्या है, वेटिंग टाइम द सम ऑफ द पीरियड स्पेंड वेटिंग इन द रेडी क्यू, टाइम स्पेंड इन द वेटिंग क्यू, रुको वेट करो आ रहे हैं, या किसी और का कोई और है भी उसका नंबर है, उसके बाद आपकी टर्न आएगी, तो जो टाइम स्पेंड इन द वेटिंग क्यू में जो आप टाइम स्पेंड करते हो वो हमारा क्या रहता है, वेटिंग टाइम का रहता है। नॉर्मल से वर्ड से समझ में आ रहा है कि किसी भी प्रोसेस को वेटिंग क्यू में जितना टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, सिर्फ उस टाइम पीरियड को क्या कहेंगे, वेटिंग टाइम कहेंगे, टाइम स्पेंड इन द वेटिंग क्यू इज वेटिंग टाइम कहलाएगा भी हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। अब आपने कोई प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट करने के लिए भेज दी, ठीक है, आपने कोई प्रोसेस साइन कर दी, उसके बाद उस प्रोसेस को जो सबसे पहला फर्स्ट रिस्पॉन्स जो मिलेगा, मतलब प्रोसेस आई वेटिंग क्यू में है, रेडी क्यू में है, उसके बाद जैसे ही उसको फर्स्ट क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, सबसे पहले उस जैसे सीपीयू को साइन होगा वो हमारा कहलाएगा रिस्पॉन्स टाइम। उसके एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहे, उसके कंप्लीशन की बात नहीं कर रहे, फर्स्ट जैसे उस प्रोसेस को सीपीयू असाइन होगा, जो पहला रिस्पॉन्स उसको मिलेगा जिस टाइम पीरियड पे, वो हमारा क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स टाइम कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन ले सकते हो, द टाइम फ्रॉम द सबमिशन ऑफ ए रिक्वेस्ट until the first response is produced, the time from the submission of a request to the until the first response
प्रोड्यूस्ड, ठीक है। टाइम फ्रॉम द सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, आपने जब कोई रिक्वेस्ट को सबमिट किया और उसके बाद जो पहला रिस्पॉन्स उसको मिलेगा, सबसे पहले जैसे उसको असाइन हो गया, हाँ भाई आपका टर्न आ गया, चलो अब उसको जो पहला टाइम मिला है कि उतना टाइम सबमिशन से लेके आपका टर्न आने तक का जो टाइम है वो हमारा क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स टाइम कहलाएगा। टाइम फ्रॉम द सबमिशन कि आप आए लाइन में आगे लगे, उसके बाद अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स, जैसे आपका नंबर आया आप यहाँ पे आ गए, बस वहीं तक आपको टाइम बताना, वो है रिस्पॉन्स टाइम कहलाएगा। अब आपकी टर्न आने के बाद आपको आधा घंटा लगा, 15 मिनट लगी, 10 मिनट लगी, वो टाइम उसमें ऐड ऑन नहीं करना, ठीक है। तो वो कहलाएगा फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, जब सबसे पहला रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स टाइम कहलाएगा। और लास्ट टर्म कौन सी इसमें, ब्रस्ट टाइम किसको बोलते हैं। डेफिनेशन साथ साथ लिख पा रही हूँ, अगर आप लोग बुक होगी आपके पास, कोई ना कोई बुक आप फॉलो कर रहे होंगे तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, अपने आप को क्लियर कर सकते हो। फिर भी अगर कोई बार पढ़ के क्लियर नहीं होता क्या कहना चाह रहे हैं तो यहाँ से अपने क्लियर करते चलना, भाई ये वर्ड अगर यूज करते हैं कंप्यूटर में कहीं पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या, ब्रस्ट टाइम, ये है आपकी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा। क्या जैसे मैंने लिखा था प्रोसेस P1 24 सेकंड, प्रोसेस P2 3 सेकंड, प्रोसेस P3 6 सेकंड, तो वहां पर फर्स्ट प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा था 24, दूसरे को कितना लग रहा था 3, तीसरे को कितना लग रहा था 6, वो उसका ब्रस्ट टाइम था। आपको ना वेटिंग क्यू याद रखनी, ना आपको रेडी क्यू में कितना टाइम लगा, कब ये प्रोसेस आई थी वो नहीं याद रखना, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है उस आपका नंबर आने के बाद आपका काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, वो आपका क्या कहलाएगा, ब्रस्ट टाइम कहलाएगा। तो ये यहाँ पे लिखोगे, इट इज द अमाउंट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ, इट इज डेफिनेशन लिख लो, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम required by a process, required by a process for executing on CPU, also called as, इसको और नाम भी क्या कहते हैं, also called as execution time, called as एग्जीक्यूशन टाइम। तो ब्रस्ट टाइम क्या है कि वो टाइम जो किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू, सीपीयू पे उस काम को होने में कितना समय लग जाएगा, वेट करना पड़ेगा कितना, मैं वहां जाऊंगा इतने टाइम मेरे को जाने में लगेगा, फिर मेरे को वहां पे वेट करना पड़ेगा, फिर मेरा टर्न आएगा, वो सब चीजें नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर आपका नंबर आ जाता है उसके बाद आपका काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, उस सीपीयू के प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज आपका ब्रस्ट टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम कहलाएगा। दैट इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑन सीपीयू, फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑन सीपीयू इज कॉल्ड एज द एग्जीक्यूशन टाइम, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं, ठीक है। ये आपके मेन जो टाइम के लिए आपसे कंफ्यूजन होता है ना, वेटिंग टाइम का मतलब, ब्रस्ट टाइम का मतलब, थ्रूपुट का मतलब, आपकी टर्न अराउंड टाइम का मतलब, तो वो एक बार आप क्लियर कर लेना भाई कि आपको इनका मतलब होता क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इनकी। अगर आपको पेपर में डेफिनेशन दे दी जाती है फिर 4 ऑप्शन पूछ लें कि ब्रस्ट टाइम है या इसका टर्न अराउंड टाइम या थ्रूपुट, ये किसकी डेफिनेशन है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये 4 टर्म्स हैं, अगर लिखनी है लिख सकते हो, अदरवाइज बुक में है तो एक बार समझ लो कि कहना क्या जा रहा है बस। उसके बाद इसके अंदर हम वैरायटी शेड्यूलिंग, एल्गोरिथम, डिवाइस फंक्शंस, एक चीज और हमारी जो आती है ना, फ्रेगमेंटेशन, एक वर्ड यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, क्या है फ्रेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो वो देखते हैं एक बार, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या है भैया हमारा, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का वही मतलब, वैसे तो हमारा क्या है कि हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारे जो स्पेस रह जाता है कि जो भी मेमोरी के अंदर जो स्पेस है वो हमारा क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, कि जो आप ई ब्लॉक्स में
वो फ्रेगमेंटेशन दो तरह का होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये क्या कह रहे हैं, इट अकर्स व्हेन फिक्स्ड साइज मेमोरी ब्लॉक आर एलोकेटेड टू द प्रोसेसेस। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है? यानी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो तब होता है जब फिक्स्ड साइज के ब्लॉक्स के अंदर क्या किया प्रोसेसेस को असाइन होते हैं। मतलब देखो कई बार क्या होता है, हम एक चीज होती है पेजिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, पेजिंग बोलते हैं, या फिर आपको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। कि पेजिंग क्या है, सेगमेंटेशन क्या है। इससे पहले एक रिलेटेड चीज आप ये कह सकते हो कि पेजिंग और सेगमेंटेशन से इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। ठीक है, पेजिंग सेगमेंटेशन क्या है, मेमोरी को असाइन करने की टेक्निक ही है। ठीक है, आपके प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, पेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, और आप ये आपकी मेमोरी को क्या कर दिया जाता है, आपके ब्लॉक्स छोटे छोटे बना दिए पेजेस के अंदर, उनको क्या कहा जाता है, पेजेस कहा जाता है। सेगमेंटेशन है, पेजिंग है, इसमें क्या है, आपकी मेमोरी की क्या बनाती है, डिवाइड कर देते हैं किसके अंदर, फिक्स्ड साइज के अंदर। फिक्स्ड साइज कि हर एक मेमोरी पार्ट को अगर आप ये लगा लो कि बिट बाइट में आप कुछ भी कर लो कि आपने 16 बिट का ले लिया या 32 बिट का ले लिया, इस तरीके से आपने मेमोरी को क्या कर दिया, फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो हमारी क्या रहती है, पेजिंग कहलाती है। तो वहां पर जो साइज रहता है हर एक का क्या रहता है, फिक्स रहता है। प्रॉपर डेफिनेशन में लिखो तो ये लिख सकते हो, इन ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग इज अ स्टोरेज मैकेनिज्म। पेजिंग क्या है भाई, अरे इसको देखो फिर तुम समझ पाओगे। अगर मैंने फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट करा है, फ्रेगमेंटेशन से पहले क्लियर होना चाहिए भाई आपका पेजिंग और सेगमेंटेशन क्या है, क्योंकि उन दोनों से अराइज होती है ये वाली प्रॉब्लम। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किस केस में अराइज होती है, आपकी पेजिंग और सेगमेंटेशन के लिए। इसमें पहले पेजिंग को क्लियर कर लो, पेजिंग क्या है, इट इज अ स्टोरेज मैकेनिज्म। मतलब कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर कैसे करना है उसका एक वे है। पेजिंग इज ए स्टोरेज मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या करते हैं, यूज टू रिट्रीव प्रोसेसेस, यूज किया जाता है टू रिट्रीव प्रोसेसेस फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज, फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज into the main memory, into the main memory। यार पेजिंग क्या है, स्टोरेज का मैकेनिज्म ही है कि डेटा को स्टोर कैसे करना है। स्टोरेज मैकेनिज्म है, यूज किया जाता है रिट्रीव करने के लिए, प्रोसेसेस को रिट्रीव करने के लिए, लेके आने के लिए कि भी किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। अब उसको सेकेंडरी प्रोसेस, अब मेमोरी से किसमें आप कर दोगे, लोड कर दोगे, मेन मेमोरी में। हमें पता है जो प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट होनी है वही हमकी मेन मेमोरी में रहती है। हर एक प्रोसेस को आप मेन मेमोरी में नहीं रखते, क्योंकि मेन मेमोरी क्या होती है, आपकी लिमिटेड होती है। वो नहीं है कि आप वहां पर जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है उन्हीं को क्या किया जाता है, मेन मेमोरी में एलोकेट किया जाता है। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, मेमोरी को डी एलोकेट कर दिया जाता है। प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया, और उसके बाद जो स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया था उसको क्या कर दिया, डी एलोकेट कर दिया। वो स्पेस क्या होगा, फ्री हो गया। अब वहां पे किसी दूसरी प्रोसेस को वो स्पेस असाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पेजिंग क्या है, स्टोरेज का मैकेनिज्म है जो क्या करता है, प्रोसेसेस को रिट्रीव करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पेजिंग। ठीक है, द मेन आइडिया बिहाइंड द पेजिंग क्या है आपका, इन द फॉर्म ऑफ द पेजेस, मेन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ द पेजेस। ठीक है, इट इज ए स्टोरेज मैकेनिज्म यूज्ड टू रिट्रीव प्रोसेसेस फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द मेन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ द पेजेस। जो प्रोसेसेस आएंगी किसकी फॉर्म में आएंगी, पेजेस की फॉर्म में आएंगे। आपको पूरी प्रोसेस को क्या कर दिया, पेजेस में डिवाइड कर दिया। पेज का मतलब
आपको एक फिक्स साइज की मेमोरी के अंदर डिवाइड कर देगी। पूरी बड़ी प्रोसेस है तो पूरी स्पेस एक साथ असाइन करने के बजाय प्रोसेस की क्या कर दी, पार्ट्स कर दी, वो उनको क्या बना दी, पेजेस बना दी। अब वो पेजेस क्या है, उनको रिट्रीव किया जा रहा है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। पहले ये कितने पेजेस आ रहे हैं, फिर उनको मेन मेमोरी में लेके आया जा रहा है, उन पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, फिर नेक्स्ट पेजेस आ रहे हैं, तो मतलब क्या है, सीक्वेंस में आए जा रहे हैं और आपकी प्रोसेस क्या रही, एग्जीक्यूट हो रही है। तो स्टोरेज मैकेनिज्म है रिट्रीव करने के प्रोसेसेस को सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ द पेजेस, दैट इज पेजिंग कहलाएगा हमारा, ठीक है। इसके पीछे कह रहे हैं मेन बिहाइंड द आइडिया इज टू डिवाइड ईच प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ द पेजेस। इसके पीछे मेन आइडिया क्या है भाई, मेन आइडिया पेजिंग करने का मतलब क्या है, मेन आइडिया बिहाइंड इट इज टू डिवाइड द प्रोसेस इनटू पेजेस, टू डिवाइड द प्रोसेस, कि पूरी प्रोसेस को डिवाइड कर देना इनटू द पेजेस, कि पेजेस की फॉर्म में कर दो भाई। पूरी बड़ी प्रोसेस है, इतना ज्यादा हम कहेंगे बहुत बड़ा है, टाइम लगेगा, कई बार प्रोग्राम होते हैं ना उनको लोड होने में बहुत टाइम लगा है, तो अगर आपको उनको पूरी प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर दिया है तो आपके नंबर ऑफ पेजेस आपके एग्जीक्यूट होते जाएंगे, जितनी हमारी सीपीयू की होगी स्पीड होगी, और उसके बाद जो एग्जीक्यूट हो गए वो मेमोरी से डीएलोकेट होते चले जाएंगे, नेक्स्ट पेजेस इंप्रूव आपके एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। इस तरीके से आपकी पूरी प्रोसेस क्या है, पेजेस की फॉर्म में एग्जीक्यूट होती है, जिसको हम पेजिंग कहते हैं। इसमें कह रहे हैं पेजिंग इज द एलिमिनेट करते हैं नीड ऑफ कंटिन्यूअस एलोकेशन। किसके लिए यूज करते हैं, पेजिंग के अंदर क्या है, आपको कंटिन्यूअस मेमोरी होने की जरूरत नहीं। हम कहेंगे कोई प्रोसेस है बहुत बड़ी है, उसके लिए 300 MB चाहिए, हम कह रहे स्पेस तो नहीं है 300 MB, लेकिन अगर पूरी प्रोसेस को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो मेमोरी में जहां पर भी जितना स्पेस अवेलेबल है, हमने कहा ना कि जैसे ही हमारी कोई प्रोसेस कंप्लीट होती है तो स्पेस खाली हो जाता है, तो मेमोरी में सारे अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, स्पेस फ्री होता है, कि जहां से कोई प्रोसेस आपकी अब जा चुकी है, अब मेन मेमोरी में नहीं है, तो वहां पर स्पेस अवेलेबल है। तो ये पेजिंग वाली प्रोसेस क्या करती है कि आपकी कंटिन्यूअस मेमोरी होने की जो कंडीशन है उसको एलिमिनेट कर देती है, कि इस पेजिंग के अंदर अगर आप किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो पेजिंग के थ्रू, तो वहां पर आपके लिए कंटिन्यू खाली मेमोरी होना जरूरी नहीं है कि आपके पास सीधा अगर 300 MB का चाहिए तो 300 MB कंटिन्यू होना चाहिए। मेमोरी के अंदर कहीं पे भी आपका वो है तो वो पेजेस क्या हो जाएंगे, उन स्पेसेस के अंदर जाके लोड हो जाएंगे आप, ठीक है। तो दिस प्रोसेस क्या करती है, एलिमिनेट कर देती है, पेजिंग की प्रोसेस क्या करती है, एलिमिनेट कर देती है क्या, कौन से कंसेप्ट को, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, कि आपकी जो मेमोरी है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, उस नीड को एलिमिनेट द नीड ऑफ कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, कि आपकी जो मेमोरी है वो एक साथ इतनी ही मेमोरी होनी चाहिए हमारे पास कंटिन्यूअस फॉर्म में, उसको एलिमिनेट करती है कौन सी प्रोसेस, हमारी पेजिंग की प्रोसेस। पेजिंग प्रोसेस एलिमिनेट द नीड ऑफ कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन हमारी, ठीक है, ठीक है। दिस स्कीम परमिट करती है फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ ए प्रोसेस टू बी नॉन कॉन्टिन्यूअस, कि आपका जो एड्रेस है, जो आपकी मेमोरी है वो नॉन कॉन्टिन्यूअस हो सकती है, उसको क्या करती है, पेजिंग अलाउ करती है। दिस स्कीम परमिट करती है क्या, आपकी कि प्रोसेस के लिए कंटिन्यूअस मेमोरी का होना जरूरी नहीं है, इस नीड को क्या करती है, आपकी एलिमिनेट कर देती है। लॉजिकल, उसके बाद क्या, सेगमेंटेशन। ये तो थी पेजिंग। पेजिंग क्या है, पेजिंग के पीछे मेन आइडिया क्या है, प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर देना। इन पेजेस में डिवाइड करने का फायदा क्या होगा कि आपको कंटिन्यू मेमोरी नहीं चाहिए होगी, जहां जहां पर भी आपकी मेमोरी अवेलेबल है वो पेजेस जाके वहां पर मेमोरी में लोड हो जाते हैं, फिर वहां से एग्जीक्यूट होते रहते हैं, ठीक है। तो वो हमारी क्या कहलाएगी, पेजिंग कहलाएगी। अब सेगमेंटेशन किसे कहते हैं, ये जो कि पेजिंग, सेगमेंटेशन किसे कहते हैं, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की डेफिनेशन अगर लिखो तो सेगमेंटेशन क्या है, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है इन विच मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू द वेरिएबल साइज पार्ट। इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, इट इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, इट इज मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। इसके अंदर क्या है, इन विच द मेमोरी इज डिवाइडेड, द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल साइज पार्ट,
यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना जो आपको ध्यान रखना, वेरिएबल साइज पार्ट्स। जो पेजेस के अंदर था ना पेजिंग वाली टेक्निक में, वहां पर जो आपका जो डिवाइड होगा जो पेज, वो क्या रहेगा आपका मेमोरी का, वो फिक्स साइज के रहेंगे। जो पेजेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, फिक्स्ड साइज के रहेंगे। सारे सारे मेमोरी को फिक्स साइज के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन होगा ना मेमोरी का, वो किस तरीके से होगा, वेरिएबल साइज के पार्ट्स, कि कोई 10 MB का है, कोई 5 MB का, कहीं 15 MB का, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बना दिए गए हैं, पार्ट्स बना दिए गए जहां पर वेरिएबल साइज के अवेलेबल है आपकी। ठीक है, इट इज द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। ये भी मेमोरी को मैनेज करने की एक टेक्निक है, इन विच मेमोरी इज डिवाइडेड, हमारे जो मेन मेमोरी है इज डिवाइड कर दी जाती है वेरिएबल साइज के पार्ट्स के अंदर। ठीक है, एंड ईच पार्ट इज नोन एज द सेगमेंट, और हर एक पार्ट को किस नाम से जानते हैं, एंड ईच पार्ट इज नोन एज सेगमेंट। हर एक पार्ट को किस नाम से जाना जाता है, सेगमेंट के नाम से जाना जाता है। विच कैन बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस, विच कैन बी एलोकेटेड टू द प्रोसेसेस। अब ये जो सेगमेंट्स हैं, ये मेमोरी के जो पार्ट्स हैं, अब जो प्रोसेसेस आ रहे हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, उनको क्या कर दिए जाते हैं, असाइन कर दिए जाते हैं। एंड ईच पार्ट इज नोन एज सेगमेंट एंड विच कैन बी एलोकेटेड, और ये सेगमेंट, ये जो पार्ट है मेमोरी का, इज क्या कर दिया जाएगा, इज एलोकेटेड टू दी प्रोसेसेस। जो भी प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी के अंदर लोड होंगी, मेन मेमोरी में आएगी, उनको ये सेगमेंट क्या कर दिए जाते हैं, आपके असाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, द डिटेल स्टोर्ड इन द टेबल, कह रहे हैं हर एक सेगमेंट की कौन कौन सा सेगमेंट कहाँ पे है, तो ये जो डिटेल होती है, द डिटेल ऑफ द सेगमेंट, हर एक सेगमेंट की जितने भी आपने सेगमेंट वहां पे बनाए हैं, द डिटेल ऑफ द सेगमेंट किसमें से होते हैं, सेगमेंट टेबल में। द डिटेल ऑफ ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट की जो डिटेल है, इज सेव्ड ऑन सेगमेंट टेबल। कहां पे जाके सेव होती है, सेगमेंट टेबल के अंदर जाके सेव हो जाती है वेरी हमारी। ये क्या कहलाएगी, हमारी सेगमेंटेशन कहलाएगी। तो मैं आपको पहले फ्रेगमेंटेशन करा रही थी, तो इससे ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। सेगमेंटेशन क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसके अंदर क्या करते हैं, मेमोरी को डिवाइड कर दिया जाता है आपके वेरिएबल साइज के पार्ट के अंदर। ये वर्ड ध्यान रखना, वेरिएबल साइज के पार्ट के अंदर। इस पार्ट को नाम दिया जाता है सेगमेंट, विच कैन बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस, जो प्रोसेस को असाइन करते जाते हैं। एंड द डिटेल ऑफ ईच सेगमेंट, और हर एक सेगमेंट की जो डिटेल है, इज सेव्ड, सेव हो जाती है किसके ऊपर, सेगमेंट टेबल के ऊपर जाकर सेव हो जाती है। आप वहां से देखते हो कहाँ पर कितने कितने आपकी मेमोरी के सेगमेंट्स अवेलेबल हैं। तो सेगमेंट टेबल पर हर एक सेगमेंट की डिटेल रहती है हमारी। ठीक है, ये थी हमारी पेजिंग और सेगमेंटेशन। अब हम पढ़ क्या रहे थे भाई, हम पढ़ रहे थे अब डिफरेंस की बात करोगे तो बस यही ध्यान रखना, पेजिंग और सेगमेंटेशन दोनों ही मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। डिफरेंस क्या है कि पेजिंग के अंदर जो आपके जो मेमोरी के जो ब्लॉक्स हैं वो क्या रहेंगे, फिक्स्ड साइज के रहेंगे, और सेगमेंटेशन के अंदर जो मेमोरी के ब्लॉक्स रहेंगे वो वेरिएबल साइज के रहेंगे। ये डिफरेंस हो जाएगा भैया आपका पेजिंग और सेगमेंटेशन में। कह रहे हैं पेजिंग अलाउ मेमोरी टू बी डिवाइडेड इनटू द फिक्स्ड साइज ब्लॉक, whereas in the segmentation divides the memory space into the segment of the variable size। उनके अंदर क्या होगा, वो वेरिएबल साइज के होंगे, वो क्या होंगे, फिक्स्ड साइज के हो जाएंगे। लेकिन पेजिंग की वजह से क्या दिक्कत होती है, ये चीज डिफरेंस में ध्यान रखना, पेजिंग लीड्स टू इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे ये वर्ड यूज होगा, अब हमें ये पता होना चाहिए फ्रेगमेंटेशन क्या है। यानी पेजिंग की वजह से तो क्या होता है, लीड करता है, कारण बनता है, कॉजेस कह सकते हो कि पेजिंग कॉजेस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेशन कॉजेस, सेगमेंटेशन की वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं भाई, किसकी वजह से, सेगमेंटेशन की वजह से। ठीक है, यहां पर पेजिंग में क्या था, फिक्स्ड साइज के ब्लॉक, फिक्स्ड साइज ब्लॉक, यहां पे क्या थे, वेरिएबल साइज्ड ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं आप डिफरेंस पे आगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के। तो यहाँ पर देखो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब होता है कि जब आपकी प्रोसेसेस को फिक्स्ड साइज के जो ब्लॉक्स हैं वो
असाइन कर दिए जाते हैं, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है। कैसे? जैसे कोई प्रोसेस थी, अब सारा साइज तो फिक्स है, ठीक है, आपने 10-10 MB के कोई ब्लॉक्स बना दिए, ये लगा दो 10-10 MB का कुछ भी आपने मेमोरी का फिक्स साइज कर दिया। अब आपकी जो प्रोसेस आ रही है वो 2 ही MB की है, तो उस प्रोसेस को वो असाइन हो गया, तो उसके अंदर जो स्पेस एक्स्ट्रा रह गया 8 MB आपका एक्स्ट्रा स्पेस रह गया। प्रोसेस तो सिर्फ 2 MB का ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, एक्स्ट्रा रह गया आपका 8 MB। तो वो जो 8 MB रह गया वो क्या है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, कि विद इन आपके एक ब्लॉक के अंदर, विद इन एक पेज के अंदर जो मेमोरी है वो अभी खाली रह गई है, लेकिन एक प्रोसेस को एक पेज असाइन हो रहा है, तो वहां पर वो वाला स्पेस यूज नहीं किया जाएगा। तो ये क्या हो गया आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जब विद इन अ पेज, जैसे हमने कहा ना फिक्स साइज के हैं, फिक्स साइज के ब्लॉक हैं जैसे, तो यहाँ पर अगर प्रोसेस इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और इतनी जो खाली रह गया यहाँ पर जो स्पेस, जो किसी और प्रोसेस को असाइन नहीं हो सकता, एक पेज था एक प्रोसेस को असाइन हो गया, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पेस हमारा जो बच गया है वो क्या कहलाएगा? हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। कि मेमोरी के पूरा पेज का साइज था 10, प्रोसेस जो आई एग्जीक्यूट करने के लिए जिसको ब्लॉक असाइन हुआ वो था सिर्फ 2 MB का, तो जो एक्स्ट्रा 8 MB है आपका 8, वो क्या रह जाएगा हमारा? किसकी क्या हो जाएगी? वो हमारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगी हमारी, ठीक है। जो मेमोरी हमारे क्या है, इस तरह यूज नहीं हो पा रही, डिफरेंट जगह पे ऐसे यूज नहीं हो रही है हमारी, और ब्लॉक भी हो गई है कि हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि इट अकर्स व्हेन वेरिएबल साइज मेमोरी स्पेस आर एलोकेटेड टू द प्रोसेस डायनामिकली। जब सेगमेंटेशन की वजह से, मैंने क्या कहा था, क्या होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में? क्या किसकी वजह से होता है? सेगमेंटेशन की वजह से। तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कह रहे हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब होगा? जब आपके वेरिएबल साइज के क्या है? स्पेसेस अवेलेबल है। क्या है? वेरिएबल साइज के स्पेशल आपके स्पेस अवेलेबल है। अब देखो आपने अलग अलग साइज की प्रोसेसेस बना दी, ठीक है, कोई 5 है, कोई 10 है, कोई 15 है, लेकिन आपको जो स्पेस चाहिए था, किसी प्रोसेस को कोई बड़ी प्रोसेस आ गई, उसको वो असाइन नहीं हो पा रहा है। वहां पर क्या है? आपकी प्रोसेसेस के अंदर छोटे छोटे पार्ट हैं, आपके पास मेमोरी तो काफी अवेलेबल है, लेकिन उस मेमोरी को आपको एक जगह पे एक प्रोसेस को असाइन करना था, वो उसको असाइन नहीं कर पा रहा है। क्यों? आपके पास स्पेस इनफ है, लेकिन वो जो साइज है वो आपके प्रोसेस से क्या है? कम है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा, कि अलग अलग जगह पे आपका क्या स्कैटर होके आपका स्पेस है बिखरा हुआ। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या कहेंगे कि when the memory block allocated to the process comes out to be slightly larger than the requested memory, कि आपने जो मेमोरी रिक्वेस्ट की उससे क्या है? आपका प्रोसेस उससे थोड़ी बड़ी है। ये क्या कह रहे हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में, कि जब कोई प्रोसेस मेमोरी को क्या कर रही है? आपको रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन जो प्रोसेस है आपकी रिक्वेस्ट की हुई मेमोरी से थोड़ी बड़े साइज की है रिक्वेस्टेड, देन दैट फ्री स्पेस लेफ्ट इन एलोकेटेड मेमोरी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? आपका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। और व्हेन द प्रोसेस इज रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी, आपकी कोई भी प्रोसेस थी मेमोरी से क्या कर दिया आपने? रिमूव कर दी। भाई कोई भी प्रोसेस थी आपकी मेमोरी से रिमूव कर दी, तो उसके बाद वहां पर जो बीच बीच में आपका खाली खाली स्पेस रह गया, वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। जैसे वेरिएबल साइज के ये थे कहीं कहीं, ठीक है, किसी का साइज कितना है, किसी का साइज कितना है, आपकी प्रोसेस कंप्लीट हुई, आपका ये स्पेस खाली हो गया मेमोरी के अंदर, यहाँ से कोई प्रोसेस कंप्लीट हुई, ये स्पेस खाली हो गया, ठीक है। तो आपका जगह अलग अलग जगह पे क्या है? थोड़ा स्पेस खाली हो गया, लेकिन वो क्या हो जाएगा? हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कि मेन मेमोरी के अंदर अलग अलग जगह पे आपका जो थोड़ा स्पेस फ्री हो जाता है वो एक्सटर्नल कहलाएगा। विद इन ब्लॉक के अंदर जो आपका स्पेस खाली रह जाता है, किसी एक ब्लॉक के अंदर जो स्पेस खाली रह जाता है, वो हमारा क्या आता है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। इतना बस इतना यहाँ से ये क्लियर कर लो, इसमें ज्यादा डीप में मत जाओ। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है विद इन ब्लॉक जो स्पेस खाली रह गया वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है जो अलग अलग जगह पे जो स्पेस खाली रह गया आपका, ठीक है, कि यहाँ से प्रोसेस एलिमिनेट हुई, यहाँ पे खाली स्पेस हो गया, ये प्रोसेस है काफी कंप्लीट हो गई, यहाँ से डीएलोकेट कर दिया मेमोरी को, यहाँ पे जो स्पेस खाली हो गई वो हमारी क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगी। कि आपके अलग अलग जगह पे थोड़ी थोड़ी मेमोरी अवेलेबल है, लेकिन कंटिन्यू मेमोरी हमारे पास नहीं है, तो क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगी। तो सेगमेंटेशन की वजह से ये वाला एरर आता है, और पेजिंग की वजह से ये वाली चीज अकर होती है हमारी, ठीक है। पेजिंग की वजह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है,
और आपका सेगमेंटेशन की वजह से ये वाली प्रॉब्लम आपकी अराइज होती है। ठीक है, तो ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा भाई हमारा। उसके बाद कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन और डीकंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये आपको पता ही होगा, नाम से ही पता चल रहा है। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब है किसी प्रोसेस को कंटिन्यू मेमोरी एलोकेट करना। जैसे पेजिंग में तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, तो जहां पर भी आपकी प्रोसेस को आपने पेजेस में डिवाइड कर दिया है तो उन पेजेस को वहां पे जाके आपकी प्रोसेस सेव हो जाती है, तो वहां पे कंटिन्यू मेमोरी की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। किस केस में? इन केस ऑफ द सेगमेंटेशन, इन केस ऑफ द पेजिंग। बट कई बार अगर आपकी कॉन्टिन्यूअस क्या है, नाम आ रहा है कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन। इस केस में क्या है, प्रोसेसेस को कंटिन्यू मेमोरी एलोकेट करवाना। ठीक है, लगातार जो मेमोरी एक साथ वही कर दिया, ऐसा नहीं कि कहीं कहीं पे आपकी प्रोसेस थोड़ी सी यहाँ पे सेव है, कहीं यहाँ पे थ्रेडेड की फॉर्म में क्या अलग अलग पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अलग अलग जगह पे वो सेव हो रहे हैं। तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है, एलोकेट कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू ए प्रोसेस। एलोकेट्स कंटिन्यू ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, कॉन्जिक्यूटिव कहते हो ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, कॉन्जिक्यूटिव नहीं लगातार, कंटिन्यूअस है कॉन्जिक्यूटिव है, तो एलोकेट कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू अ प्रोसेस, कि किसी प्रोसेस को लगातार जो मेमोरी है ना वो असाइन कर देना, ना कि अलग अलग पेजेस अलग सेगमेंट के फॉर्म में असाइन करना, वो हमारा है कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। और आपका क्या है, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। फिर नॉन कंटिन्यूअस में भैया आपका पेजिंग आ गया, सेगमेंटेशन आ गया, मेमोरी क्या है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अवेलेबल है, आपकी प्रोसेस अलग अलग जगह पे जाके सेव हो रही है, उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर उनको क्या बाद में क्या करेंगे, कंपाइल कर रहे हैं। तो कह रहे हैं एलोकेट करना सेपरेट ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू ए प्रोसेस, डिवाइड द प्रोसेस इनटू सेवरल ब्लॉक्स, कि आपकी पूरी प्रोसेस को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो, एंड पेज देम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ मेमोरी, और फिर उनको अलग अलग प्लेसेस पर रख दो। पूरी प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में करना डिवाइड, और फिर उन ब्लॉक्स को क्या करना, मेमोरी के अंदर अलग अलग जगह पे रख देना, वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन कहलाएगा। ठीक है, किसी प्रोसेस को पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ब्लॉक्स में, डिवाइड द प्रोसेस, डिवाइड्स द प्रोसेस इनटू ब्लॉक्स, और फिर अब इन ब्लॉक्स को मेमोरी में असाइन कर देना अलग अलग पार्ट्स में, वो कह रहा है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, किसी प्रोसेस को नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी को एलोकेट करना। ये टर्म्स यूज होंगे, इसका मतलब ये समझना है कि किसी प्रोसेस को कंटिन्यू आपकी कंसेक्यूटिव ब्लॉक दे देना, लगातार ब्लॉक दे देना मेमोरी की, और इसके अंदर क्या है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडर अलग अलग जगह पे आपकी प्रोसेस क्या हो रही है, सेव हो रही है, वो नॉन कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या है, एक जो वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, कई बार वर्ड यूज कर देते हैं, तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है। प्रिमिटिव का मतलब बताया था, जिसमें रोक टोक की जा सके, प्रोसेस को बीच में रोका जा सके, दूसरे प्रोसेस को दिया जा सके, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, ये दो वर्ड अगर आप यूज होते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, जहां पर रोका टोकी, जैसे हमने वहां पे क्या था ना कि छोटे जो फर्स्ट के अंदर अगर हम क्या कर रहे थे, जो पहले जॉब है पहले उसको हम क्या कर रहे हैं, पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बाद में बड़ी प्रोसेस को जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा उसको सबसे लास्ट में करेंगे। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर या फिर हमने क्या था, राउंड रोबिन के अंदर 10 सेकंड के लिए असाइन हुआ, 10 सेकंड में आपकी प्रोसेस जितनी एग्जीक्यूट हुई, ठीक है, 10 सेकंड के बाद वो दूसरी प्रोसेस को असाइन हो गया, फिर दूसरी प्रोसेस भी 10 सेकंड तक एग्जीक्यूट हुई, 10 सेकंड के अंदर जितना उस पर काम हो पाया, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट को, तो एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम के लिए प्रोसेस को असाइन हुआ था, तो वहां पर भी क्या होता है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहलाती है। तो ठीक है, तो आपको सारी शेड्यूलिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव के अंदर आप कह सकते हैं, द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू अ प्रोसेस फॉर ए लिमिटेड टाइम, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड for the
फॉर लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टाइम, उसको तो बोलते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या है, एक बार असाइन हो गया भाई, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक किसी और को नहीं जाएगी, वो गए नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में। एक बार आ गया प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही उसको बीच में आप रोकते नहीं हो। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव कहते हैं वंस रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द प्रोसेस होल्ड इट टिल इट कंप्लीट। प्रोसेस होल्ड्स द रिसोर्सेज कब तक, टिल, जब तक कि इट इज कंप्लीटेड, जब तक कि पूरी नहीं हो जाती ना तब तक उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रोसेसेस होल्ड्स द रिसोर्सेज टिल इट इज कंप्लीटेड, कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक प्रोसेस आपके रिसोर्सेज को होल्ड करके रखेगी, वो हो जाएगी नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। कि बीच में कोई रोका टोकी नहीं होगी, एक बार आ गए है आपकी टर्न था, तब जितना भी टाइम लगेगा पूरा होने के बाद ही दूसरे की टर्न आएगी, वो हो जाएगी नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका डेडलॉक। एक चीज और है आपकी जो मतलब इम्पोर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो क्या है, डेडलॉक किसे कहते हैं भाई। जो मेन चीजें यूज होती है ना, वो सब मैं आपको सिर्फ वही चीज क्लियर करते जा रही हूँ। बाकी डीप में एक बार आप किसी बुक से इस चैप्टर में गो थ्रू हो जाए ना, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, लेकिन कई बार हम पढ़ के क्लियर नहीं हो पाता कि इस चीज का मतलब क्या है। मैं सिर्फ वही क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं डीप डेफिनेशन में नहीं जा रही हूँ, इनको लिखवाने में जा रही हूँ। फिर भी थोड़ा एक दो लाइन जो डिफाइन किया जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है, मैं सिर्फ वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हम नेक्स्ट यहाँ पे कर रहे हैं डेडलॉक। डेडलॉक, अब डेडलॉक का मतलब क्या है, फिर लॉक लग गया, कोई चीज हिल नहीं पा रही, मूव नहीं कर पा रही। जैसे हमने पढ़ा भी है, जो भी आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो आपको पता है डेडलॉक वाले में क्या आता है। एक तो जो रीडर और राइटर वाला उसमें आता है, या फिर हमारे क्या आते हैं टेबल वाले में आते हैं, डिनर टेबल वाली जो हमारी शेड्यूलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि आपके 5 फिलोसफर बैठे हैं, वो थिंक कर रहे हैं, उसके बाद आपकी उनको खाना खाना है, तो जो साथ में लगते हैं क्या है, आपके चॉपस्टिक्स है, एक पर्सन ने अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को उठा ली, तो उसके साइड वाले जो पर्सन है वो तब तक आपके रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएंगे जब तक ये पर्सन अपने वापस इसको नहीं रख देगा। ठीक है, तो डेडलॉक वाली कंडीशन क्या होती है, ऐसी कंडीशन जहां पर प्रोसेस क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है आपकी। ठीक है, वो मूव नहीं कर पाती, किसी रिसोर्सेज को रिक्वायरमेंट है वो, लेकिन वो रिसोर्स ऑलरेडी किसी और प्रोसेस को असाइन है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, वो रिसोर्स फ्री नहीं होगा, तब तक वो आपकी प्रोसेस को असाइन नहीं होगा, जब तक आपकी प्रोसेस को असाइन नहीं होगा आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगी अपना वर्क, वो क्या कहलाएगा, डेडलॉक की सिचुएशन कहलाएगी। तो कह रहे डेडलॉक इज वेयर नो प्रोसेस प्रोसीड्स एंड गेट ब्लॉक्ड। डेडलॉक क्या है आपका, डेडलॉक इज वेयर नो प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस प्रोसीड्स एंड गेट ब्लॉक्ड, और क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है उस स्थिति के अंदर। भाई अब क्या करूं, भाई ये तो उसके पास है, भाई ये देगा तभी तो मैं काम करूंगी, तो वो वाली प्रोसेस की जब कोई भी प्रोसेस प्रोसीड नहीं कर पाती, आगे काम नहीं कर पाती एंड गेट ब्लॉक्ड, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक की सिचुएशंस। और उसके लिए कंडीशंस होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनके केसेस में क्या होता है आपका डेडलॉक अराइज हो जाता है। तो वो मेन आपकी 4 ही होती है, हम जो पढ़ते आ रहे हैं 4 सिचुएशंस, जिनको हमें एलिमिनेट करना चाहिए डेडलॉक से बचने के लिए। ठीक है, तो आप ये अराइजिंग कंडीशन लिख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अराइजिंग कंडीशन ऑफ डेडलॉक, अराइजिंग कंडीशंस ऑफ डेडलॉक, कि डेडलॉक किस किस वजह से अराइज होता है, और इन कंडीशंस को एलिमिनेट करके आप क्या कर सकते हो, डेडलॉक से बच सकते हो। तो अराइजिंग कंडीशन को किसकी वजह से डेडलॉक हो सकता है, तो क्या है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एक साथ आप कई प्रोसेस कर रहे हो, तो जिस रिसोर्सेज क्या है आपके वही रिसोर्सेज हैं, वो किसी को एलोकेट हो गए तो दूसरे प्रोसेस को भी अगर वही रिसोर्स चाहिए तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक साथ क्या है कई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। उसके बाद है होल्ड एंड वेट, कि किसी के पास एक रिसोर्स है, वो वेट कर रहा है किसी दूसरी रिसोर्स की, वो दूसरा रिसोर्स किसी और को असाइन है, वो वेट कर रहा है किसी और प्रोसेस की। तो क्या है, एक पर्सन अपने पास किसी चीज को होल्ड करके बैठा है और वो वेट कर रहा है किसी और प्रोसेस के कंप्लीट होने की, या उसको कोई चीज अवेलेबल होने की, कि उसको प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्रिंटर में ऑलरेडी दूसरे प्रोसेस क्या है आपकी जॉब क्यू के अंदर, तो जब तक वो प्रिंटर फ्री नहीं होगा उसको वो असाइन नहीं होगा, और उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो उनको लेके बैठा हुआ है, मैं तब तक फ्री नहीं करूंगा जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो सेकंड कंडीशन क्या होती है, होल्ड एंड
वेट की। थर्ड आपकी नॉन प्रिम्पटेशन। यदि आप इससे किसी प्रोसेस को रोकते नहीं हो, तो एक बार किसी को असाइन हो गया तो उसके बाद क्या है कि आपने कोई कंडीशन लगा के 10 सेकंड तक आपका काम होगा तो ठीक है, वरना 10 सेकंड बाद आपको फ्री करना पड़ेगा, तो हो जाता है प्रिमिटिव। लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव या नो प्रिमिटेशन का मतलब क्या है कि आप, ठीक है, नॉन प्रिमिटेशन का मतलब क्या है कि आपको कोई प्रोसेस असाइन होगी, कोई रिसोर्स आपको असाइन हो गया, तो जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा आप उसको फ्री नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी ऐसा रूल या कोई ऐसी शेड्यूलिंग सेट नहीं की गई है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस चीज को फ्री करना पड़ेगा, तो वो हमारे क्या होता है नॉन प्रिमिटेशन कहते हैं। तो नो प्रिमिटेशन का मतलब है अगर कोई रोक टोक नहीं है तो प्रोसेसेस क्या करेंगी, रिसोर्सेज को ब्लॉक करके बैठ जाएंगे, इससे क्या होगा, डेडलॉक की सिचुएशन अराइज हो जाएगी हमारी। उसके बाद क्या, सर्कुलर वेट साइमल्टेनियसली। फोर्थ कंडीशन क्या है, सर्कुलर वेट साइमल्टेनियसली, कि एक प्रोसेस वेट कर रही है दूसरी प्रोसेस के कंप्लीट होने का, दूसरी प्रोसेस वेट करेगी, तीसरी प्रोसेस कंप्लीट होगी, वो रिसोर्स फ्री करेगी, वो मुझे असाइन होगा, फिर मेरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मेरा रिसोर्स किसी और को असाइन होगा, तो एक सर्कुलर वेट में चले गए। ये वाली प्रोसेस अपने आप को कंप्लीट होने के लिए, ये जैसे प्रोसेस P1 है वो वेट कर रही है कि जो रिसोर्स P2 के पास है ना वो मेरे को जब मिलेगा तब मैं करूंगी, और जो प्रोसेस P2 है वो भी किसी की वेट में है, प्रोसेस P3 के वेट में है, मेरे को जब ये रिसोर्स अवेलेबल होगा तब मैं इसको फ्री करूंगी। P3 को वो रिसोर्स चाहिए जो P1 के पास है, वो इसके लिए वेट कर रही है, तो ये क्या चलेगा, एक सर्कल बन गया है कि वो इस पे डिपेंड कर रहा है, वो इस पे डिपेंड कर रहा है, ना ये अपने रिसोर्स को फ्री कर रहा है, ना ये अपने रिसोर्स को फ्री कर रहा है, ना ये अपने रिसोर्स को फ्री कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक ब्लॉक की स्थिति में आ गया ना, डेड लॉक हो गया ना। तो यहाँ पर क्या है, सर्कुलर वेट साइमल्टेनियसली, एक साथ सब क्या है, वेटिंग में चले गए कि इसको इसका रिसोर्स चाहिए कंप्लीट करने के लिए, इसको इसका रिसोर्स चाहिए और इसको इसका चाहिए, ना ये फ्री कर रहा है, ना ये फ्री कर रहा है, ना ये फ्री कर रहा है, तो इससे कम सिचुएशन अराइज होगी हमारी डेडलॉक की। तो आपसे ये पूछा जाए कि डेडलॉक किस कंडीशन में अराइज होगा, तो ये कंडीशन अगर आपकी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, डेडलॉक अराइज हो जाएगा। और इन कंडीशंस को एलिमिनेट करके, अवॉइड करके, अगर आप इन कंडीशंस को अवॉइड कर देते हैं कि होल्ड एंड वेट वाला ना हो कि भाई एक तब तक होल्ड करके रखेगा और उसके बाद जब तक उसके टर्न नहीं आएगी वो क्या रहेगा, वेट करता रहेगा दूसरी प्रोसेसेस के लिए, तो अगर आप इन कंडीशंस को क्या कर देते हो, अवॉइड कर देते हो, ठीक है, और ये कंडीशन अगर आप अराइज नहीं होने देते हो तो आपकी डेडलॉक सिचुएशन अराइज नहीं होगी। तो डेडलॉक से बचने के लिए आपको क्या करना है, इन 4 सिचुएशन से बचना है कि ये कंडीशंस आपकी क्या है, एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। होल्ड एंड वेट नहीं होना चाहिए, नॉन प्रिमिटेशन का मतलब कि कोई रोका टोकी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए कोई ना कोई आपने रूल लगा रखा हो कि भाई किसी ने किसी, जैसे होता है शॉर्टेज जो फर्स्ट वाला था या फिर टाइम शेयरिंग था, राउंड रॉबिन वाला था, तो इस तरह का कोई ना कोई लगा रखा हो ताकि वो चीज फ्री हो और दूसरे का अवेलेबल। अब एक पर्सन लेके बैठा है हाथ में, वो फ्री नहीं कर रहा, लेकिन अगर 15 मिनट का टाइम आपने सेट किया, 15 मिनट तक आप खाओ तो खा लो, वरना 15 मिनट आपको वापस रख दो, तो उसके बाद दूसरों की टर्न आ जाएगी ना, तो ये क्या कह रहे हैं, नॉन प्रिमिटेशन की कंडीशन में भी आपका डेडलॉक अराइज हो जाएगा, सर्कुलर वेट में चलेगी तब भी क्या हो जाएगा, डेडलॉक अराइज हो जाएगा। आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे जहां पर आप क्या होगे, कुछ भी कर नहीं पाओगे, ब्लॉक हो जाओगे, प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, उसको हम बोलते हैं डेडलॉक। तो इसकी अराइजिंग कंडीशन मैंने बता दी, ऐसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आपको इन 4 कंडीशंस में जाने से बचना चाहिए। ये है हमारा डेडलॉक। उसके बाद क्या है आपका स्टारवेशन, एक वर्ड यूज होता है भाई, स्टारवेशन किसे कहते हैं। अब स्टारवेशन का मतलब, वैसे तो हम नॉर्मल बात करें तो भूखा, मतलब किसी को कोई चीज मिल नहीं रही, कोई चीज वेट कर रहा है उस चीज के लिए, मिले मिले मिले, तो स्टारवेशन के अंदर यही होता है कि कोई प्रोसेस क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है और वो वेट करती रहती है उसको कोई रिसोर्स असाइन होने की या सीपीयू को असाइन होने की, वो जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, स्टारवेशन होती है। स्टारवेशन में क्या कह रहे हैं, starvation when a process requests for a resource and that resource has been continuously used by the other processes, then the requesting process face starvation। एक प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है और वो रिसोर्स ऑलरेडी किसी दूसरी प्रोसेस के द्वारा क्या किया जा रहा है, कंटिन्यू यूज किया जा रहा है, तो आपकी प्रोसेस क्या चली जाएगी, स्टारवेशन में चली जाएगी जब तक वो प्रोसेस को वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा। तो स्टारवेशन में वही है कि कोई भी एक प्रोसेस, अगर आप डेफिनेशन लिखो तो यहाँ से लिख सकते हो, व्हेन एक प्रोसेस रिक्वेस्ट ए रिसोर्स
दैट इज यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। ठीक है, तो क्या होगा, जब तक वो आपकी सेकंड प्रोसेस उस रिसोर्स को फ्री नहीं करेगी, आप क्या हो जाओगे, उसके वेट में चले जाओगे। वो क्या सिचुएशन जो अराइज होगी वो क्या कहलाएगी, स्टारवेशन कहलाएगी। ठीक है, तो स्टारवेशन इज व्हेन लो प्रायोरिटी प्रोसेस गेट ब्लॉक्ड एंड हाई प्रायोरिटी प्रोसेस प्रोसीड। स्टारवेशन की सिचुएशन कब अराइज होती है, जब लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस, जो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस होते हैं वो क्या करती है, आपकी लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस तो क्या करती जाती है कि उनको असाइन ही नहीं होता। जो हायर प्रायोरिटी की जो आपकी प्रोसेसेस होती हैं वो आपकी प्रोसीड्स करती रहती है। हायर प्रोसेस, इसकी टर्न आ गया, नेक्स्ट इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसको पहले करो, इसका काम जरूरी है, इसको पहले करो, इसका काम जरूरी है, इसको पहले करो, अरे ये तो बाद में हो जाएगा। तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस तो क्या कहते हैं, गेट ब्लॉक्ड हो जाती है। ये तो क्या हो जाएंगी, गेट ब्लॉक्ड एंड हायर प्रायोरिटी प्रोसेस प्रोसीड्स। उस केस में जो सिचुएशन अराइज होगी दैट इज स्टारवेशन। ठीक है, क्योंकि आपका काम जरूरी नहीं था इसलिए उसको किया नहीं, पेंडिंग पड़ा है, हाँ करना है, हाँ करेंगे, हाँ करना है, लेकिन आपको वो चीज मिल ही नहीं रही। क्यों, आपसे और भी काम इंपॉर्टेंट है, मैंने अरे और भी काम जरूरी थे, नहीं किया ये काम, और भी काम जरूरी थे। तो लो प्रायोरिटी वाली क्या हो जाएगी सिचुएशन आपकी, गेट ब्लॉक्ड, वो काम नहीं कर पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, और वो सिचुएशन किसको बोलते हैं, स्टारवेशन को बोलते हैं। ठीक है, चलो और आपका क्या रहते हैं, सेमाफोर क्या होता है, एक वर्ड यूज होता है वो भी देख लो। स्टारवेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, पेजिंग हो गया, आपका एक वर्ड है सेमाफोर, मॉनिटर, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही यूज होते हैं। तो सेमाफोर क्या है, सेमाफोर क्या है, बीइंग ए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टूल, सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल। ये सेमाफोर कुछ नहीं है, एक इंटीजर वेरिएबल है। सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल, कहते हैं सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल, एक तरह का वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल, पता है ना आपके माइनस वाले प्लस वाले जो भी कंप्लीट नंबर होते हैं आपके, वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। तो सेमाफोर क्या है, इंटीजर वेरिएबल ही है, इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या है, सिंक्रोनाइजेशन टूल है, सिंक्रोनाइजेशन टूल है भाई। सेमाफोर इज ए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टूल, क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टूल है। सेमाफोर इज अ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टूल, और क्या है, जैसे क्या है, एक वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है। सेमाफोर कह सकते हैं इंटीजर वैल्यू है, 0 1 कह सकते हैं। अगर आपका क्या है, बायनरी क्या है, बुलियन, अगर आप सेमाफोर कह रहे हैं तो वहां पर क्या है, आपकी बुलियन वैल्यू क्या 0 और 1 होती है। तो अगर बुलियन सेमाफोर कह रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, आपका बाइनरी के अंदर, बाइनरी सेमाफोर के अंदर वैल्यू आपकी 0 और 1 ही होती है। और बाकी आपकी क्या है, अगर बाइनरी नहीं है तो फिर वैल्यू आपकी क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। तो यह सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है, और ये क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टूल कहा जाता है, इज अ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टूल। इसके अंदर जो मेन दो चीजें यूज होती है ना, वो क्या होते हैं, वेट और सिग्नल, वेट एंड सिग्नल, ध्यान रखना। ठीक है, वेट और सिग्नल आपको, ठीक है। द इंटीजर वेरिएबल s इज इनिशियलाइज्ड टू द नंबर ऑफ रिसोर्सेज। जो इंटीजर वेरिएबल है उसको असाइन, क्या वैल्यू असाइन कर जाती है कि कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज की कह रहे, जो सेमाफोर की जो s वैल्यू है वो उसको इनिशियलाइज किया जाएगा, स्टार्टिंग में जो नंबर असाइन किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, नंबर ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, द इंटीजर वेरिएबल s इज इनिशियलाइज्ड, जो इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल s इज इनिशियलाइज्ड टू दी नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द सिस्टम, आपको कोई काम एग्जीक्यूट करना है, आपको कोई रिसोर्स चाहिए, आपने वहां पे सब डाला हुआ है, कितने रिसोर्स अवेलेबल है, कितने प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है, एस को इनिशियलाइज किया जाएगा, नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर, ताकि फिर क्या है, वेट और सिग्नल, जैसे ही कोई वेटिंग स्टेट में जा रहा है कि हाँ मेरे को ये चीज चाहिए, आपने वेट का सिग्नल दिया, फिर जैसे ही आपने वो रिसोर्स को फ्री कर दिया, आपने क्या कर दिया, सिग्नल।
तो वेट और सिग्नल के थ्रू क्या करते हैं, इसको आप यूज करते हो सेमाफोर वाला को। ये क्या है, सिंक्रोनाइजेशन का टूल कहलाएगा। तो कह रहे हैं वेट एंड सिग्नल अपार्ट फ्रॉम द इनिशियलाइजेशन। इसके अंदर क्या है, द वैल्यू ऑफ द सेमाफोर कैन बी मॉडिफाइड ओनली बाय टू फंक्शन। यानी जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ सेमाफोर्स, ये जो सेमाफोर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ सेमाफोर इज मॉडिफाइड बाय ओनली टू फंक्शंस। दो फंक्शन के द्वारा इस वैल्यू को आप मॉडिफाई कर सकते हो। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वेट और सिग्नल, वेट एंड सिग्नल, इनको यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप आपके s की वैल्यू को मॉडिफाई, चेंज कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ द सेमाफोर इज मॉडिफाइड, चेंज की जा सकते हैं ओनली बाय टू फंक्शंस, दैट इज वेट फर्स्ट वन एंड द सिग्नल सेकंड वन। ठीक है, ये हमारा सेमाफोर क्या है, सिंक्रोनाइजेशन का है कि आपको बताना है कि कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं, कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को इनिशियलाइज है, और कोई प्रोसेस का काम कंप्लीट हो गया है तो वो क्या कर रही है, उसको फ्री कर देती है, एक सिग्नल अराइज कर देती है कि हाँ भाई ये फ्री है। उसके बाद अगर कोई रिसोर्सेज किसी प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है तो वो क्या डालती है, वेट का सिग्नल डालती है, वेट करो अभी ये क्या है, रिसोर्स आपका बिजी है। तो यहाँ पर जो सेमाफोर है इसको हैंडल किससे किया जाता है, वेट और सिग्नल फंक्शन से ही हैंडल किया जाता है हमारा। ठीक है, ये है हमारा सेमाफोर जिसको कहते हैं। और देखते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे कौन सी टर्म्स हैं जो यूज होती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेन तो हमारा ना इसकी ऑब्जेक्टिव है, हमारा सबसे जो मेन मोटिव है कि हमें क्वेश्चंस पता हो कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो हम इसके बाद करेंगे। ये देखते हैं कुछ पेंडिंग रहते हैं। आई थिंक मेन में तो आपको सारा प्रोसेस का है। अगर आप प्रोसेस की बात करो ना, बार एक वर्ड यूज हो रहा है, प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस का मतलब होता है अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, कि आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हो ना इन एग्जीक्यूशन, जिसके ऊपर काम चल रहा है उसी को प्रोसेस कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि कहीं पे भी आप कह रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, तो एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है इज नोन एज प्रोसेस, इज नोन एज प्रोसेस, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस, उसको क्या कह देंगे, प्रोसेस कह देंगे। अब प्रोसेस के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं कि आपकी प्रोसेस क्या है, आपकी रेडी क्यू में है, वेटिंग में है, आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, आपकी वो सारे क्या है प्रोसेसेस की आपकी स्टेट कह सकते हैं। कि आपकी सबसे पहले क्या है, न्यू, आपकी न्यू के बाद रनिंग, वेटिंग, रनिंग प्रोसेस, वेटिंग प्रोसेस, रेडी एंड देन टर्मिनेटेड। ठीक है, अब न्यू का मतलब क्या है, जब कोई प्रोसेस न्यू आप क्रिएट करते हो तो किस प्रोसेस में, कौन सी उसमें होगी, न्यू के स्टेट में होगी। एक न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड। ठीक है, तो न्यू के अंदर क्या आ जाएगा, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। जब आप किसी प्रोसेस को क्रिएट करते हो तो वो किस स्टेट में होती है, आपकी न्यू में होती है। ठीक है, उसके बाद हम स्टेट की बात करें, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसेस की स्टेट किस स्टेट में, अवस्था में गुजर के जाती है कोई भी प्रोसेस। तो फर्स्ट होती है न्यू, जब किसी प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद रनिंग, जब कोई प्रोसेस क्या होती है, रन कर रही होती है आपकी। तो रनिंग का है, इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी उस प्रोग्राम के अंदर, इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, जिन पे काम चल रहा है, एग्जीक्यूटेड इज नोन एज रनिंग, की रनिंग स्टेट में है। वेटिंग, आपकी प्रोसेस वेट कर रही है उसको सीपीयू असाइन होने का, वो हो जाएगी हमारी वेटिंग प्रोसेस। द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट टू अकर, किसी इवेंट के अकर होने का वेट कर रही है, वो हमारी क्या कहलाएगी, वेटिंग की स्टेट कहलाएगी। रेडी क्या है, आपकी द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू ए प्रोसेसर, वो रेडी है। द प्रोसेस इज वेटिंग टू असाइन टू अ प्रोसेसर। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडी कहलाएगा। रेडी का मतलब मैं तैयार हूँ, सब कुछ मेरे को जो चाहिए था सब मेरे पास है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट तैयार है, हाँ सब
तो आप रेडी हो, आपको सिर्फ क्या है प्रोसेसर असाइन होना है, आपकी टर्न आनी और काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वेटिंग वाले में क्या है, आप किसी इवेंट के अगर होने का वेट कर रहे हो, मतलब आपको कोई चीज चाहिए, अभी मैं वेटिंग में हूँ, क्यों, मेरा कुछ काम पेंडिंग रहते हैं, मेरे को कुछ फोटो स्टेट करवाना है या मेरे को कोई चीज अटेस्ट करवानी है, अभी मेरे एंड से कोई काम पेंडिंग है, मतलब मैं किसी चीज की वेट कर रहा हूँ किसी इवेंट के अगर होने की, वो तो कहलाएगी वेटिंग की स्टेट आपकी प्रोसेस की। लेकिन अगर आपके सारे काम कंप्लीट हो जाए, फिर आपकी प्रोसेस सिर्फ वेट कर रही है उसकी टर्न आने की, आपकी किसके प्रोसेसर को असाइन होने की, जब आपको सिर्फ कंप्यूटर पे क्या है एग्जीक्यूट करके उस काम को कंप्लीट करना है, सिर्फ इसका एग्जीक्यूशन बाकी है। आपके एंड से सब कुछ हो गया, आपको जो जो चीज चाहिए थी, जो जो रिसोर्सेज चाहिए थे, वो सब आपके पास अवेलेबल है। वो जो स्टेट होती है वो हमारी कौन सी स्टेज होती है, रेडी स्टेट होती है। लेकिन वेटिंग वाली में आप किसी रिसोर्स की एलोकेट होने की, किसी रिसोर्स को आपको मिलने की वेट कर रहे होते हैं। और टर्मिनेटेड, जैसे ही कोई प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इसमें लिखोगे द प्रोसेस हैज फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन, द प्रोसेस हैज फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन उसको हम क्या बोलेंगे भाई, द प्रोसेस हैज फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन, उसको हम बोल रहे हैं टर्मिनेशन या टर्मिनेटेड। क्या फिर प्रोसेस क्या होगी, उसका काम जो होना था वो कर दिया, अब वो टर्मिनेट होगी, जितना स्पेस उसने मेमोरी में ऑक्यूपाई किया था उस स्पेस को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, जो जो रिसोर्सेज उसने ऑक्यूपाई किए तो उन रिसोर्सेज को वो रिलीज कर देगी। तो वो जो प्रोसेस होती है कि जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, टर्मिनेशन या टर्मिनेटेड। ठीक है, टर्मिनेटेड स्टेट में आपकी स्पेस, आपके रिसोर्सेज, आपकी मेमोरी को क्या करती है, फ्री कर दिया जाता है, क्यों, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे प्रोसेस की स्टेट कहलाती है 1 2 3 4 और 5। अब प्रोसेस है क्या, एक प्रोग्राम को ही प्रोसेस बोलते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसके ऊपर अब काम हो रहा है, उस प्रोग्राम को क्या कह दिया जाता है, प्रोसेस कह दिया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज ए प्रोसेस। प्रोसेस की स्टेट होगी, ये छोटी लाइन, एक लाइन की डेफिनेशन है, आपको क्लियर है। न्यू का मतलब प्रोसेस अभी क्रिएट ही की है, रनिंग का मतलब जो भी आपने प्रोसेस को क्रिएट किया था वो रन होने लग रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, उसके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूशन जो वाला जो पार्ट है वो हमारा रनिंग में आएगा। वेटिंग में आप किसी रिसोर्स के एलोकेट होने की वेट कर रहे हैं, आपको अभी कोई चीज चाहिए जो भी मिली नहीं है आपको कोई काम करने के लिए। और रेडी क्या मतलब, हाँ सब कुछ मेरे पास अवेलेबल, सिर्फ मेरी टर्न आनी है, मेरा एग्जीक्यूशन हो गया, तो मैं रेडी क्यों हूँ। टर्मिनेटेड द प्रोसेस इज इन फिनिश्ड इज एग्जीक्यूशन। आई थिंक भाई तुम्हारा जो मेन जितना भी था ना, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा कर लिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी टाइप कौन कौन सी होती हैं, और जो भी टर्म्स हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूज होते हैं, जिनके साथ हम थोड़े से क्या रहते हैं कि बेस प्रेजेंट शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, ये 4 टाइप शेड्यूलिंग दे दी, ये कौन सी चीज होती है, ये फ्रेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, आपका स्टारवेशन, पेजिंग, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है आपका। तो एक बार आप फटाफट आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है वहां से एक बार फटाफट रिवाइज करोगे, आपको आपने अभी ये वीडियो देखिए, आपको सब कुछ क्लियर होता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये लिखा था तो इसका मतलब क्या था। तो एक बार फटाफट उसे रीड करना, उसके बाद हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एमसीक्यू के साथ, वन लाइनर के साथ मिलेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू, आज के लिए इतना।